हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं आपके लिए लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11 और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जहां पर हर क्वेश्चन, हर कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, जिसे हम समझते हैं डिटेल में। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी, अदर फेमस राइटर्स की जो बुक्स हैं, सब्जेक्ट वाइज जो बुक्स हैं, उनका कंटेंट हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी एंड ओलंपियाड, इन सब चीजों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ चैप्टर्स के वीडियोस पढ़ने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है और आप अपने कोर्स की सिलेबस की पढ़ाई कर सकते हैं विद द क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स। इसी अच्छी बात के साथ हम आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं 4th चैप्टर एनिमल किंगडम के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो देखिए, एनिमल किंगडम जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, थ्योरी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे जाके कोई नहीं पढ़ाने वाला। कॉलेज में भी जब डॉक्टर बनने जाओगे तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि बॉडी हमारी कैसे कैसे बनी, कैसे कैसे क्लासिफाइड है, डिवाइडेड है, वो फीचर्स बहुत जरूरी हैं। ओके, तो उसके हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। So the first question in front of us, सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारे लिए क्या है? डिफरेंशिएशन। हमें डिफरेंशिएशन करना है। किस किस चीज में डिफरेंशिएट करेंगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओविपारस एंड वाइविपारस कैरेक्टरिस्टिक्स, डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब बात यह है कि जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के फॉर्म में देखती हूं तो मेरा तो दिल बड़ा खुश हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। क्यों इजी है? सपोज करो मैं यहाँ पे आपसे बोलती कि मुझे 4 अलग अलग फाइलम के कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल्स बता दो, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता? एग्जाम्पल एक एक याद करना पड़ता, जो करना भी है, लेकिन यहाँ पे तो कंसेप्ट ही पूछा है। इससे ज्यादा लड्डू क्वेश्चन क्या हो सकता है? इतनी मेहनत करके जब हमने इतने अच्छे से समझ लिया है, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, तो फिर ये तो सबसे इजी है। आओ पहला वाला सॉल्व करते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जहां पर बॉडी के सेल्स और टिश्यूज जो हैं वो कैसे रहते हैं? ब्लड के कांटेक्ट में रहते हैं। यानी कि हार्ट था, हार्ट ने ब्लड पंप किया, एक वेसल ने ब्लड लाके पूरी बॉडी के सेल्स को दे दिया और पूरे सेल्स उससे नहा लिए, अपना एक्सचेंज कर लिया, जो जो भी करना था, जैसे गैसियस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट, सब एक्सचेंज होने के बाद जो ब्लड है वो वापस से हार्ट के पास चला जाएगा। ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जहां पर हार्ट ने जब ब्लड को पंप किया तो कुछ ब्लड वेसल्स हार्ट से बॉडी के पास ब्लड लेकर जाएंगी और बॉडी के हर पार्ट को छोटी छोटी ब्लड वेसल्स ब्लड प्रोवाइड करेंगी और उसके बाद वो जो ब्लड है टिश्यूज से, सेल्स से, हर ऑर्गन से निकल के आएगा ब्लड वेसल में ही और फिर वापस हार्ट के पास आ जाएगा। तो मेन बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमेशा ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है, लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वहां पर ब्लड सेल्स और टिश्यूज के कांटेक्ट में आता है ब्लड वेसल से निकलने के बाद। देखिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट, ब्लड पंप हुआ हार्ट से इनटू साइनसेस। साइनसेस का मतलब होता है एयर कैविटी, खाली जगह। हमारी बॉडी में भी कई जगह साइनसेस प्रेजेंट होते हैं जहां पर सिर्फ एयर फिल्ड रहती है। एंड दी सेल्स एंड दी टिश्यू आर डायरेक्टली बेथड इन इट, और टिश्यूज और सेल्स नहा लेते हैं, सीधे बेथ कर लेते हैं, बाथ ले लेते हैं, ठीक है। सो दे आर bathed directly in the blood. But what happens in the closed circulatory system? Blood is circulated within a network of vessels. Blood हमेशा blood vessels के network में ही flow करता है। That's it. That is all about the open and the closed circulatory system. Next वाले की बात करते हैं, oviparous and viviparous. Oviparous organisms वो होते हैं जो egg lay करते हैं और viviparous organisms वो होते हैं जो अपने यंग वन को बर्थ देते हैं। तो एग लेइंग, ओवीपैरस, एग कैसा होता है? अंडे के आकार का होता है ना, तो ओवी अंडा, ओवी अंडा, ठीक है। तो ओवीपैरस मतलब एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स, एग लेइंग कैरेक्टरिस्टिक। वाइविपैरस इज द ऑपोजिट ऑफ इट। एक याद रख लोगे तो दूसरा याद रहेगा। वाइविपैरस का मतलब है वो ऑर्गेनिजम्स व्हिच गिव राइज टू देयर यंग वन।
एनिमल्स विच ले एग आर कॉल्ड ओविपेरस। देखो मैंने बताया था ना कितना सिंपल है। वाइविपेरस एनिमल विच गिव राइज टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड वाइविपेरस। ये इतना इजी कंसेप्ट है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ओविपेरस वाइविपेरस, तो इसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है? लार्वल स्टेज का डिफरेंस होता है। लार्वल स्टेज एक में देखने को मिलेगी, एक में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उनमें लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलती, सीधे फर्टिलाइजेशन के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसमें चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो पहले फर्टिलाइजेशन होगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर लार्वा तक पहुंचेगा, फिर लार्वा से डेवलप होके पूरा मैच्योर ऑर्गेनिज्म बनेगा। सी एनिमल्स व्हिच डू नॉट हैव लार्वल स्टेज इन देयर डेवलपमेंट आर सेड टू एग्जिबिट डायरेक्ट डेवलपमेंट। ऐसे एनिमल्स जो लार्वा वाली स्टेज शो नहीं करते, सीधे फर्टिलाइजेशन के बाद नया ऑर्गेनिज्म बना लें, उनको हम बोलते हैं दैट दे शो डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन जिसमें लार्वा वाली स्टेज दिखेगी, एनिमल्स व्हिच हैव लार्वल स्टेज, जिनके पास लार्वा स्टेज देखी जाती है, which do not resemble the adult in their development। यानी हाँ ये बात सही है, हमने फ्रॉग में भी ये चीज पढ़ी थी। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलती हैं, है ना। तो वो जो अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलती हैं उस दौरान, जैसे वहां टेडपोल बनता था, याद है, तो वो बिल्कुल अलग था। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट करते रहते हैं, सेल डिवाइड होता रहता है, उसके बाद एक स्टेज आती है जो फिर भी बहुत यंग स्टेज होती है, जैसे लार्वा, ठीक है। अब यंग स्टेज जो है इसमें भी डिवीजन चलता रहता है, ग्रोथ होती रहती है और डिफरेंशिएशन और ग्रोथ की मदद से ये ऑर्गेनिज्म एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है और वो नया ऑर्गेनिज्म मैच्योर इंडिविजुअल होता है, ठीक। तो क्या लिखा है? एनिमल्स which have a larval stage है, which do not resemble adult in their development। डेफिनेटली लार्वा जो है वो अपने अडल्ट से बहुत अलग दिखता है। are said to exhibit indirect development। उनको बोला जाता है कि उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। दैट इज ऑल अबाउट the three differences। पहला हमने पढ़ा ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां ब्लड वेसल्स में है क्लोज्ड, और जहां ब्लड जो है वो टिश्यू और सेल के कांटेक्ट में आ जाए वो हो जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर हमने पढ़ा ओविपेरस यानी कि एग लेइंग, वाइविपेरस यानी कि एनिमल विच गिव राइज टू यंग वन। उसके बाद हमने पढ़ा डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई लार्वल स्टेज नहीं होती, सीधा का सीधा डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्टेज में डेवलपमेंट होती है और लार्वा जो होता है वो अपने अडल्ट ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग दिखता है। दैट्स इट अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, sort out the animals on the basis of their symmetry। सिमेट्री की बात हो रही है, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री, एंड सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड एकाइनोडर्म्स, ये ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सिमेट्री क्या होती है, फिर हम बात करेंगे कि रेडियल बायलेटरल क्या है, और फिर हम बात करेंगे इन एग्जांपल्स की। सिमेट्री एक ऐसा कंसेप्ट है जो ये बताता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसकी बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। डिवाइड कैसे करना है? बीच में से कट करके बॉडी को डिवाइड करने पर दो एक जैसे हिस्से मिलते हैं तो हम बोलेंगे सिमेट्रिकल है, और अगर दो एक जैसे हिस्से देखने को नहीं मिलते तो हम कहते हैं बॉडी जो है वो एसिमेट्रिकल है। इतनी बात समझ में आ गई? सिमेट्री का मतलब बीच में से ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अगर कट किया जाए तो दो इक्वल हाफ मिलने पर सिमेट्री होती है और इक्वल हाफ ना मिलने पर सिमेट्री नहीं होती, ठीक। अब ये रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब है, इसको समझो। एक है रेडियल, एक है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। एक क्या है? रेडियल सिमेट्री। तो एक है रेडियल सिमेट्री और दूसरा हमारे पास कौन सा है? रेडियल सिमेट्री के बाद एक तो रेडियल सिमेट्री था, दूसरा हमारे पास था बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है रेडियल, रेडियल मतलब कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, है ना,
तो ये सर्कल में से मैं कहीं से भी कट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक जैसी चीज मिल जाएगी ना, है ना। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब है, कोई एक ऐसी जगह होगी जहां से कट करने पर दो इक्वल हाफ मिलेंगे। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी प्लेन में किसी भी एक्सिस को ड्रॉ करके उस ऑर्गेनिज्म को कहीं से भी कट करो, दो इक्वल हाफ मिलेंगे। ठीक। बाइलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब है, कोई एक ही जगह ऐसी होगी जहां से कट लगाने पर दो इक्वल हाफ मिलेंगे। बात समझ गए। रेडियल सिमेट्री कोई भी एक्सिस, कोई भी जगह, एनी एक्सिस, एनी प्लेन is going to give you two equal halves. Any axis or plane, ठीक है, कहीं से भी कट करो, it is going to give you two इक्वल हाफ्स, दो इक्वल हिस्से मिलेंगे, दो एक बराबर हिस्से मिलेंगे, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे स्ट्रक्चर वाले। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री में कोई एक ही जगह ऐसी होगी, एनी वन प्लेन विल बी देयर, कोई एक प्लेन या फिर कोई एक एक्सिस ऐसी होगी जहां से कट लगाने पर क्या मिले, दो इक्वल हाफ्स मिले। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। रेडियल सिमेट्री जैसे कि स्टारफिश, कहीं से भी काट दो एक जैसी चीजें मिलनी है तो रेडियल सिमेट्री हो गई। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होगा कि कोई एक ही जगह होगी जिससे कट करने पे दो एक जैसे हिस्से मिल सकते हो, अगर कोई दूसरी जगह से कट लगा दिया तो दो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे। That's it. See the answer. Radial symmetry, the body of individual can be divided into equal half by any plane. कोई भी प्लेन में से पासिंग थ्रू दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लंबे में अगर किसी भी एक्सिस से कट करोगे, किसी भी प्लेन से कट करोगे तो दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे। तो रेडियल सिमेट्री किस किस में देखी जाती है, जैसा हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, सीलेंट्रेट्स में, टीनोफोर्स में और एकाइनोडर्म। सीलेंट्रेट, टीनोफोरा दो ऐसे ग्रुप्स हैं, मैंने हमेशा बताया है, वो हमेशा एक साथ चलते हैं, हैंड इन हैंड, बेस्ट फ्रेंड्स। जहां पर भी सीलेंट्रेट हो आंख बंद करके टीनोफोरा लिख सकते हो। तो टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा, एकाइनोडर्मेटा, ये तीनों ग्रुप्स ऐसे होते हैं जहां पर रेडियल सिमेट्री देखी जाती है, जिन ऑर्गेनिजम्स को किसी भी जगह से कट करने पे दो इक्वल, दो एक बराबर हिस्से मिलेंगे। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स व्हेन द प्लेन पासेस थ्रू द मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एक मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी जिससे डिवाइड करने पर दो इक्वल हिस्से मिल सकते हैं। और इसके अलावा कहां पाई जाती है बाइलेटरल सिमेट्री, एनालिड्स में और आर्थ्रोपोड्स, जॉइंटेड लेग वाला सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसमें मिलती है और एनालिड्स के ऑर्गेनिज्म में मिलती है। और इस क्वेश्चन में तो हमसे सिर्फ दो ही चीजें पूछी गई थी, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन इसके अलावा एक और सिमेट्री होती है जो होती है एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब है बॉडी में कहीं से भी कोई भी जगह ऐसी नहीं कि कट करने पे दो एक जैसे हिस्से मिल सकते हो। बात समझ में आ गई? दैट इज ऑल फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देयर हैज बीन एन इंक्रीज, there has been an increase in the number of chambers in heart during evolution of vertebrates. Give names of classes of vertebrates having 2, 3, 4 chambered heart. क्वेश्चन का कहना है कि ऐसा देखा गया है कि धीरे धीरे हार्ट में जो चेम्बर्स हैं वो इंक्रीज होते चले गए। पहले 2 चेम्बर्ड हार्ट हुआ करता था वर्टिब्रेट्स के पास, फिर कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे आए जिनके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट हुआ करता था, फिर कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे आए जिनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट हुआ करता है। ठीक, तो ये जो एडवांसमेंट हार्ट के चेम्बर्स में देखने को मिला है, किसमें? वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, चलो ये बता दो, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। हु आर वर्टिब्रेट्स? जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है ना। तो वर्टिब्रेट्स के पास ये 3 तरीके के हार्ट देखे गए। तो इसमें हमसे पूछा गया है नेम ऑफ क्लास ऑफ वर्टिब्रेट जिनके पास ये हार्ट है। तो सबसे पहले क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स हैविंग 2, 3, 4 चेम्बर्ड हार्ट। अगर हम 2 चेम्बर्ड हार्ट की बात करें जो कि सबसे पहले देखा गया था, तो ये होता है सुपर क्लास पाइसेस में। पाइसेस मतलब फिश वाले जो ग्रुप होते हैं। और कॉन्ड्रिक थाइस, उसमें कॉन्ड्रिक थाइस कौन सी फिशेज होती थी? जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती थी। एंड क्लास ऑस्ट्रिक थाइस, ऑस्ट्रिक थाइस यानी बोनी फिशेज। एग्जाम्पल
स्कॉलिडियन यानी कि डॉग फिश, एक्सोसीटस यानी कि फ्लाइंग फिश। तो बेसिकली फिशेस जो होती हैं उनके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि पाइसेस के हर ग्रुप के पास 2 चेम्बर्ड हार्ट है। एक है कॉन्ड्रिक थाइस, दूसरा है ऑस्ट्रिक थाइस। कॉन्ड्रिक थाइस यानी कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्ट्रिक थाइस यानी कि बोनी फिशेस। तो कॉन्ड्रिक थाइस जो है वो कौन सी है, स्कॉलिडियन और एक्सोसीटस नाम के एग्जांपल्स हैं इन फिशेस के। उसके बाद हम बात करते हैं 3 चेम्बर्ड हार्ट की। 3 चेम्बर्स जहां पे प्रेजेंट है, क्लास एम्फीबिया एंड रेप्टाइल। Amphibians, the organisms which live both on land and water, और reptiles, रेंगने वाले जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, उन दोनों में ही क्या देखा जाता है, 3 चेम्बर्स देखे जाते हैं हार्ट में। एग्जाम्पल राना यानी कि फ्रॉग एंड कैलोइड्स यानी कि गार्डन लिजर्ड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 चेम्बर्ड हार्ट। और फिर 4 चेम्बर्ड हार्ट किसमें देखा जाता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट, इसको तो आप मिस कर ही नहीं सकते। सारे एव्स और सारे मैमल्स सब में 4 चेम्बर्स हार्ट होते हैं। क्लास एव्स एंड मैमेलिया, एग्जाम्पल कोलंबा, पिजन एंड डेल्फिनस यानी कि डॉल्फिन। और ह्यूमन बीइंग्स में कितना चेम्बर हार्ट है? क्लास 10 लाइफ प्रोसेसेस, सर्कुलेटरी सिस्टम, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट। बात समझ आ गई? 2 चेम्बर हार्ट, 2 चेम्बर्ड हार्ट फिशेस में, 3 चेम्बर्ड हार्ट एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में, 4 चेम्बर्ड हार्ट किसमें देखने को मिलेगा? एव्स में और मैमेलिया में। बात खत्म, इससे ज्यादा और दिमाग नहीं लगाना है। ये तो सबसे इजी है, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने जैसा भी नहीं है। 2 ही चेम्बर है हार्ट में, 2 ही हिस्से हैं हार्ट में, 3 हिस्से हैं हार्ट में, 4 हिस्से, दैट्स इट। जो सबसे पुराने पानी वाले 2 चेम्बर्ड, लैंड पे धीरे धीरे आना शुरू किया 3 चेम्बर्ड, एडवांस हो गए 4 चेम्बर। ठीक, ओके, इस पे कोई गलती नहीं एक्सेप्टेड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो नाउ द 4th क्वेश्चन सेज फिल अप द ब्लैंक स्पेस अप्रोप्रिएटली। हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में क्या क्या मेंशन है? इस टेबल में फाइलम या क्लास मेंशन है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेंशन है, और थर्ड कॉलम में सर्कुलेटरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताना है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। नाउ द थिंग इज एवरी phylum is going to have some different kind of circulatory, respiratory और excretory organ। जितने अलग अलग फाइलम्स हमने पढ़े उन सबके पास अलग अलग टाइप के ऑर्गन हैं। सो दिस इज द राइट वे फर्स्टली टू लर्न इट, है ना। सबसे सही तरीका याद करने के लिए भी यही है, ये आप खुद भी घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से तो क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि किसी एक फाइलम के बारे में सपोज 4 तरीके के एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिए रहेंगे और उसमें से आइडेंटिफाई करना होगा कि उस पर्टिकुलर फाइलम का कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बिकॉज हर एनिमल ग्रुप के पास अलग अलग ऑर्गन है अलग अलग चीजों के लिए। ठीक, सो फर्स्ट हमको क्या दिखता है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं या जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, उनको हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा। एंड डू नॉट फॉरगेट, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, राइट। एंड लार्जेस्ट फाइलम पे क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए मैंने ये वापस से रिमाइंड करा है। अब इसके पास कौन सा ऑर्गन होता है जो इसकी मदद करता है एक्सक्रीशन में? सो टेल मी दैट ऑर्गन, टेल मी द नेम ऑफ दैट ऑर्गन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गिव यू 1 minute or so or something more than less than it। कितना टाइम लगेगा? लिख दिया? सबको पता है। सो द एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर आर्थ्रोपोडा इज मालपीजियन ट्यूब्यूल। मालपीजियन ट्यूब्यूल, मालपीजियन ऑर्गन होता है, मालपीजियन नाम का। यही लिखा है? वेरी गुड। जितने बच्चों ने ये लिखा है, जितने स्टूडेंट्स ने ये लिखा है, वेल एंड गुड। नहीं लिखा है तो याद करना है, आर्थ्रोपोडा के पास मालपीजियन ऑर्गन होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा, देखो आर्थ्रोपोडा कौन होते हैं? कीड़े मकोड़े वाले ऑर्गेनिज्म, सारे जितने भी हैं, इंसेक्ट्स। तो वो सारे इंसेक्ट्स जो हैं, तुम्हें लगता है डू यू थिंक कि उनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा जहां पर हमेशा ब्लड वेसल्स में ही ब्लड फ्लो करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो दे आर गोइंग टू हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो द सर्कुलेटरी सिस्टम विल बी
ओपन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी में आया, बॉडी के टिश्यूज और सेल्स के कांटेक्ट में आया, वहां पर एक्सचेंज हुआ मटेरियल का बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी, एंड नाउ द ब्लड विल अगेन गो टुवर्ड्स द हार्ट। कोई प्रॉपर स्पेसिफिक वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती इनकी बॉडी में, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो हर सेल या हर टिश्यू को ब्लड सप्लाई कर सके। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता है, चाहे वो ब्लड वेसल्स बड़ी हो छोटी हो, एनी हाउ। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स या सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आर्थ्रोपोड्स के पास। इसके बाद वाले केस में हमें फाइलम का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन फीचर्स दिए हुए हैं कि नेफ्रीडिया प्रेजेंट है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है और स्किन या फिर पैरापोडिया है, स्किन या फिर पैरापोडिया है। अब आप मुझे ये बताओ कि स्किन या पैरापोडिया है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और पहचानने वाला जो क्राइटेरिया है, जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, वो है नेफ्रीडिया। कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, किस फाइलम में नेफ्रीडिया पाया जाता है? टेल मी द आंसर, रिटन योर आंसर, लिख दिया, किस में पाया जाता है? वेरी गुड। अगर आपने लिखा है एनेलिडा तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। कितने स्टूडेंट्स ने एनेलिडा लिखा है? वेरी गुड। अगर आपने एनेलिडा लिखा है तो हम सक्सेसफुल हैं, वेल एंड गुड। नहीं लिखा है तो याद करना है, अगर कहीं पर भी नेफ्रीडिया प्रेजेंट मिल जाए तो समझ जाना एनेलिडा की बात हो रही है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। थर्ड वाले कॉलम में अगेन वी डू नॉट हैव द नेम ऑफ द फाइलम, हमारे पास फाइलम का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिया है मेटानेफ्रीडिया, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, एंड देयर इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसका नाम नहीं लिखा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसका नाम नहीं लिखा। कौन से ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स, कौन से फाइलम के ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके पास मेटानेफ्रीडिया होता है? सो मेटानेफ्रीडिया इज फाउंड इन द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द फाइलम मोलस्का। मोलस्का के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? मेटानेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन। और एक और खास बात होती है इनकी कि इनके पास जो गिल्स होते हैं वो फेदर की तरह होते हैं, पर पंख की तरह। ठीक है, तो इनके पास फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, फॉर रेस्पिरेटरी पर्पस। नेक्स्ट है एम्फीबिया। एम्फीबिया यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो लैंड और वाटर दोनों पर पाए जाते हैं। तो उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम दिया हुआ है क्लोज्ड, और लंग्स प्रेजेंट है। अब अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं याद है तो मैं बता देती हूं। लंग्स जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के केस में सबसे ज्यादा एडवांस्ड होते हैं, और जब इनके पास लंग्स एडवांस ऑर्गन प्रेजेंट है तो एक्सक्रीटरी के लिए ऑर्गन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है एडवांस्ड? यस, एब्सोल्युटली, इट इज द किडनी। So this is all about the fill up for this chart, right? Let us check the answer. हाँ, आंसर पे जाने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो टेबल है इसको 2-3 बार ड्रॉ करके याद कर लेना है, क्योंकि इसमें अलग अलग फीचर्स पर क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग ऑर्गन्स पर क्वेश्चन पूछा गया है। इन ऑल द वे इट इज इंपॉर्टेंट वाइवा, कॉम्पिटिटिव एंड थ्योरी एज वेल। लेट अस चेक द आंसर। फाइलम आर्थ्रोपोडा हैज मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, या फिर उसको कॉक्सल ग्लैंड, एंटीमेरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। आप एक लिख दोगे मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, इट इज इनफ। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से होते हैं? लंग्स, गिल्स या फिर ट्रेकियल सिस्टम। एनेलिडा कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास नेफ्रीडिया प्रेजेंट है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और स्किन या पैरापोडिया है जहां से रेस्पिरेशन यानी कि गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। उसके बाद मेटानेफ्रीडिया जिनके पास होता है, वो ऑर्गेनिजम्स कौन से फाइलम में आते हैं? वो आते हैं मोलस्का में, राइट? और इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। फेदर लाइक गिल्स होते हैं, जो गिल्स होते हैं वो इस तरीके से फेदर लाइक दिखते हैं,
ठीक है। एम्फीबिया फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास एक्सक्रीशन के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए होती है किडनी, ठीक। और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, क्लोज टाइप, यानी कि ब्लड हमेशा ब्लड वेसल में ही फ्लो करेगा, कभी भी ब्लड वेसल के बाहर किसी सेल या किसी टिश्यू के पास नहीं आ सकता। और रेस्पिरेशन के लिए होता है लंग्स, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। क्लियर? So this is all about the answer to this particular question. Let's move ahead towards the next question. Next question में again फिर हमें कुछ उसी टाइप का question दिया हुआ है, where we have to match the column, जहां हमको कॉलम्स मैच करने हैं। एक कॉलम में हमको दिया हुआ है एम्फीबिया, मैमल्स, कॉन्ड्रिक्थाइस, ऑस्टिक्थाइस, साइक्लोस्टोम एंड एव्स, यानी कि हमें सारे फाइलम्स के नाम दिए हुए हैं जो एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं। दूसरी साइड हमें कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि एयर ब्लैडर, कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड, मेमोरी ग्लैंड, न्यूमैटिक बोन, ड्यूअल हैबिट एंड सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। जैसे ही मैं ये आखिरी वाला ऑप्शन रीड करती हूँ, सबके दिमाग में इसका आंसर आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको हमें मैच करना है। एम्फीबियंस, फिर मैमल्स, कॉन्ड्रिक्थाइस। अच्छा, एक बार मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ फिर से। एम्फीबियन मतलब दी ऑर्गेनिजम्स विच लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ। मैमल्स वो होते हैं जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। कॉन्ड्रिक्थाइस वो फिशेस होती हैं जो कार्टिलेज की बनी होती हैं। ऑस्टिक्थाइस बोनी फिशेस को बोलते हैं। साइक्लोस्टोमेटा जो है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सर्कुलर माउथ है, और कैसा है टाइप में, इट इज सकिंग टाइप ऑफ माउथ स्ट्रक्चर। एव्स जो होते हैं वो उनके पास हॉलो बोन्स होती है। नाउ सी, amphibian is going to have what? Amphibia lives on land and water both. So एम्फीबिया को हम कह सकते हैं इट हैज ड्यूअल हैबिटेट, दो तरीके का हैबिटेट है, वाटर में भी और लैंड में भी। मैमल्स जो होते हैं उनके पास होते हैं मैमरी ग्लैंड्स, मैमल्स के पास होते हैं मैमरी ग्लैंड्स विच इज एक्सक्लूसिव फीचर फॉर दी मैमल। सारे मैमल्स के लिए दो एक्सक्लूसिव फीचर मैंने पढ़ाए थे, एक मैमरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना और दूसरा है हेयर ओवर द स्किन। मैमरी ग्लैंड फीमेल्स में फंक्शनल होते हैं, मेल्स में वेस्टिजियल होते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉन्ड्रिक्थाइस कौन सी फिशेस होती हैं? कॉन्ड्रिक्थाइस वो होती हैं जिनके पास कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड होता है। ऑस्टिक्थाइस के साथ स्पेसिफिकली जाना चाहिए था बोनी फिशेस, पर बोनी स्ट्रक्चर, लेकिन यहां पर वैसा ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। तो जो ऑप्शन हमको यहां पर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि ऑस्टिक्थाइस के पास बॉडी को लूज करने के लिए, बॉडी को लाइट वेट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा मैंने आपको बताया सर्कुलर माउथ और सकिंग टाइप का माउथ प्रेजेंट होता है, तो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ इज साइक्लोस्टोमेटा। और एव्स के पास हमेशा जो बोन होती हैं वो हॉलो होती हैं, हल्की होती हैं, लाइट वेट की होती हैं, सो विच आर कॉल्ड एज न्यूमैटिक बोन, सो इट गोज विद द न्यूमैटिक बोन। एम्फीबिया विल गो विद द ड्यूअल हैबिटेट, दो तरीके का हैबिटेट शो करता है, ऑन द लैंड एंड ऑन द वाटर। मैमल्स जो हैं उनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थाइस के पास कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड होता है। ऑस्टिक्थाइस के पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जबकि साइक्लोस्टोमेटा के पास क्या होता है? सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हम याद नहीं कर पाए। साइक्लो सर्कुलर, ओके, एंड स्टोमा ऑलवेज स्टैंड्स फॉर माउथ। एव्स जो होते हैं उनके पास न्यूमैटिक या फिर हॉलो बोन्स होती हैं जो लाइट वेट होती हैं और हेल्प करती हैं फ्लाइट के लिए। दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट अस चेक द आंसर। See, amphibia shows dual habit. Mammals have mammary gland. Chondrichthyes have cartilaginous notochord. Osteichthyes have air bladder. Cyclostomata have sucking and circular mouth without jaws, and aves have pneumatic bone. This is what we have already studied. That's it? Okay. So now we'll move on to the next question. Now the sixth question says, endoparasites are found inside the host body. Mention special features, special structure possessed by these and which enables them to survive in those condition. अब यहाँ भाई क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं,
ठीक है, वो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। मेंशन करिए उनके स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं जो उनको सरवाइव करने में मदद करते हैं। एंडोपैरासाइट हम एक बार फिर से समझेंगे, फिर अपन उसके फीचर्स की बात करेंगे। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है, हमने पढ़ा है पैरासाइट के बारे में, ठीक है। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कैसा होता है, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, या तो ये पैरासाइट होस्ट की बॉडी के ऊपर रहेगा या होस्ट की बॉडी के अंदर रहेगा, ठीक। ये दो तरीके के पैरासाइट्स होते हैं। आई विल टेल यू मोर स्पेसिफिकली, ये मैं आपको और स्पेसिफिकली बताती हूं कि पैरासाइट्स जो हैं, पैरासाइट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है एक्टो पैरासाइट और दूसरा होता है एंडो पैरासाइट। पैरासाइट होता है वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना क्या लेता हो, फूड और न्यूट्रिशन, अपना फूड एंड शेल्टर फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड और शेल्टर ले वो कहलाता है पैरासाइट। पैरासाइट होते हैं दो टाइप के, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट लिव्स ऑन बॉडी ऑफ होस्ट। एक्टोपैरासाइट होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है। एंडोपैरासाइट लिव्स इनसाइड बॉडी ऑफ होस्ट। ये जो एंडोपैरासाइट होता है वो होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है। अच्छा, एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल क्या होता है, लाइस यानी कि जुएं जो सिर में हो जाती हैं वो हमारी बॉडी के बाहर रहती हैं, वो भी पैरासाइट है। ओके, लीच एक पैरासाइट हो सकता है। तो वो हो गए हमारे एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या है, बॉडी के अंदर रहने वाला हर एक ऑर्गेनिज्म एंडोपैरासाइट है। पेट में कीड़े हो जाते हैं छोटे बच्चों को, राइट, सुना है। तो वो जो वर्म्स हैं जो स्टमक में या इंटेस्टाइन में, एक्चुअली बेसिकली इंटेस्टाइन में हो रहे हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं क्योंकि, वो कहलाते हैं एंडोपैरासाइट। ओके, नाउ एंडोपैरासाइट की अगर हम बात करें तो ये एंडोपैरासाइट एक्चुअली में रहता कहां पर है, ये एंडोपैरासाइट रहता कहां है, ये एंडोपैरासाइट रहता है होस्ट की बॉडी के अंदर। कहां रहता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, है ना, इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। क्लियर। तो ये जब बॉडी के अंदर रहता है तो कैसे रहा होगा, समझिए उसको, ठीक है। ये सपोजिंगली इंटेस्टाइन वाला एरिया है, ठीक है, ये इंटेस्टाइन का हमने एक पार्ट ले लिया। अब इस होस्ट को, इस पैरासाइट को इस इंटेस्टाइन के अंदर रहना है, ठीक है। इस इंटेस्टाइन के अंदर किसको रहना है, होस्ट को, सॉरी पैरासाइट को। ये पैरासाइट यहां ऐसे रह रहा है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक। अब जब ये यहाँ पे रहेगा तो इसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। पहली चीज, हमेशा इंटेस्टाइन किस काम आता है, इंटेस्टाइन से फूड जाता है, फूड अब्सॉर्ब होता है, ये सारी चीजें होती है। तो हमेशा हर बार फूड जो है वो इंटेस्टाइन से ट्रैवल करता है, फूड जो है वो इंटेस्टाइन से ट्रैवल करता है। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि वो कभी इसको धक्का मार के आगे निकल जाता और ये भी बेचारा साथ में चला जाता और बॉडी से बाहर चला जाता। और अगर ये बॉडी से बाहर चला जाएगा इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर जाकर, तो क्या होगा, जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसे जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है, होस्ट की बॉडी की जरूरत है। इसलिए इसने अपने आप को ऐसा मॉडिफाई किया कि इसके पास कुछ हुक जैसा स्ट्रक्चर है, और ये हुक जैसे स्ट्रक्चर से क्या करता है, इंटेस्टाइन की वॉल को पकड़ के लटक जाता है, ठीक है। तो एक तो मॉडिफिकेशन हो गया कि इसके पास क्या है, हुक जैसा स्ट्रक्चर है जिसको पकड़ के लटक जाएगा, ठीक। दूसरी चीज, हमारी बॉडी के अंदर हम बहुत सी चीजें ऐसी खाते भी हैं और बहुत सा मैकेनिज्म ऐसा चलता है जो कि डिफेंसिव होता है,
ठीक, तो हो सकता था कि एक अकेला ये होता तो हमारी बॉडी इससे लड़ लेती, लेकिन जब इसकी बहुत बड़ी कॉलोनी होगी तो फिर उससे फाइट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये क्या करता है, ये बहुत सारा रिप्रोड्यूस करके अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो पहली चीज हमने ये देखी कि ये अपने पास एक हुक जैसा स्ट्रक्चर ले आया, ठीक है, हुक जैसा स्ट्रक्चर ले आया। दूसरा हमने ये देखा कि इसने बहुत सारा रिप्रोडक्शन कर लिया और नए ऑर्गेनिज्म बना लिए, ठीक। दूसरी, अब और क्या चीज होनी चाहिए, ये ऑर्गेनिज्म हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाला है, यानी हमारी बॉडी का खाना पहले थोड़ा बहुत माउथ में स्टार्च का डाइजेशन हुआ, ईसोफेगस से खाना चला स्टमक में, स्टमक में थोड़ा बहुत डाइजेशन और जर्म्स किल हो गए, उसके बाद इंटेस्टाइन में गया तो वहां पर सारे जूसेस मिल गए, डाइजेशन हो रहा है। आपको नहीं लगता कि जो फूड इस वर्म के पास, इस पैरासाइट के पास पहुंचा होगा, वो फूड तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड हो चुका होगा, और जब ये फूड एकदम सिंप्लीफाइड हो चुका है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट चुका है, और इसको तो बिल्कुल वैसा मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए एक्चुअली में बॉडी के अंदर, तो इसे किसी डाइजेशन करने की तो जरूरत ही नहीं है। और इसी रीजन से इसके पास देयर इज नो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए इसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फूड आता है और ये सिंप्लीफाइड फूड ही ऑब्टेन कर लेता है। सो दैट इज द फीचर विच इज अगेन समथिंग डिफरेंट, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो उसकी भाई अपनी डाइजेस्टिव गट होता है, अपनी एलिमेंट्री कैनाल होती है, जहां डाइजेशन यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस छोटे सब्सटेंसेस में तोड़े जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इसको तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड खाना मिल रहा है, तो ये क्यों ही तोड़ेगा, तो इसने भैया डाइजेस्टिव सिस्टम भी हटा दिया। इसके बाद क्या नहीं होता, लेस सेंस ऑर्गन्स। अब इसे जीवन भर इसकी जो इच्छा है वो ये है कि ये इंटेस्टाइन में ही रहे, और जो वर्म्स होते हैं, जो पैरासाइट्स हमारी बॉडी में होते हैं, उनको हमारी बॉडी से हटाना बहुत डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि उनकी हैबिट्स आप देखिए, कैसे हटाओगे, हुक पकड़ के, तो हुक लगा के तो वो लटका हुआ है आपकी वॉल से, कैसे हटा सकते हो, अंदर अंदर हाथ डाल के तो नहीं हटा दोगे उसको। इसके बाद वो बहुत सारा रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उनका नंबर भी हमेशा बढ़ता जा रहा है। बॉडी सिंप्लीफाइड है तो रिप्रोडक्शन और भी ईजी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, खाना भी प्रॉपर मिलने ही वाला है, वो तो जगह ही वो थी जहाँ खाना मिलेगा। और लेस सेंस ऑर्गन क्यों होते हैं, जब उसको कोई काम ही नहीं करना है, कहीं जाना ही नहीं है, पूरी लाइफ एक इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर ही रहना है, तो वो सेंस ऑर्गन का क्या करेगा, इसीलिए उसके पास सेंस ऑर्गन ज्यादा नहीं होते। ओनली आई लाइक ऑर्गन इज प्रेजेंट, आंखों जैसा एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो सिंपल आई जैसा स्ट्रक्चर होता है, ताकि वो सिर्फ देख सके, अदरवाइज बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स इसके पास नहीं होते। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट बॉडी के, होस्ट की बॉडी के अंदर रहने वाला पैरासाइट, जिसके पास कौन कौन से फीचर्स हैं, जिसके पास हुक है टू गेट अटैच टू द वॉल ऑफ द होस्ट, रिप्रोडक्शन बहुत हाई कैपेसिटी है, नो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लेस सेंस ऑर्गन। नाउ वील गेट बैक टू द क्वेश्चन ओवर हियर। अब यही क्वेश्चन को हमने समझ लिया है, आंसर लिखेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। स्पेशलिस्ट हैं ये, फॉर सर्वाइवल ऑफ दैट कंडीशन दे हैव टू अडेप्ट। तो वहां रहने के लिए, इंटेस्टाइन में रहने के लिए इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, मतलब चेंजेस लाए अपनी बॉडी में। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिप्रोड्यूस अच्छे हाई रेट पर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ अडहेसिव ऑर्गन और सकर टू क्लिंग ऑन टू दी होस्ट। कुछ सक करने जैसा ऑर्गन है जो होस्ट की बॉडी से इसको अटैच्ड रखेगा, और उसी को बोला है एडेसिव। एडेसिव मतलब जो चिपकने वाला चीज होती है उसको बोलते हैं एडेसिव। तो इसके पास ऐसा ऑर्गन है जिसकी मदद से ये इंटेस्टाइन की वॉल के साथ चिपक जाएगा। नेक्स्ट है लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज ऑलरेडी गोइंग टू रिसीव द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन बहुत कम है जिनकी जरूरत नहीं थी, अब वो नहीं होते, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोपैरासाइट। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says match the following and write the correct choice in the space provided. हमें match the column फिर से करना है। कुछ animals के नाम दिए हुए हैं और कुछ उनके characters दिए हुए हैं। Animals कौन कौन से हैं? So the one is Pila,
दूसरा है कॉकरोच, तीसरा है एस्टेरिस, नेक्स्ट इज टॉर्पेडो, then we have parrot and then we have dogfish. What are the features mentioned? Jointed appendages, perching, water vascular system, electric organ, presence of shell and placoid scales. ये हमें दिए हुए हैं characteristics. So now we will match these columns. ठीक है, पहले हम समझेंगे characteristics क्या क्या बोलते हैं. So the first characteristic, jointed appendages. जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब होता है जहां पर लिम्स या फिर अपेंडेजेस जिसको बोलते हैं, लेग्स जिसको बोलते हैं, वो कनेक्टेड रहे एक दूसरे से, तो उसको बोलते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस. नेक्स्ट है पर्चिंग. पर्चिंग का मतलब होता है टू सिट ऑन द ब्रांच. जब किसी ब्रांच पर कोई भी बर्ड या कोई भी पक्षी जब बैठता है तो उस एक्ट को बोलते हैं पर्चिंग. नेक्स्ट इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम. कुछ ऑर्गेनिजम्स हमने ऐसे भी पढ़े जिनके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, यानी कि वाटर जो है वो बॉडी में एंटर कर जाता है और फिर वेरियस डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, जैसे चलने में मदद करता है यानी कि लोकोमोशन, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम आता है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक ऑर्गन. मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जैसा, इतना कोई हाई करंट नहीं होता कि कोई मरी जाए, बट यस इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस कर सकता है. और ये किसकी मदद से होता है? ये होता है मसल के सेल्स की ही मदद से. बेसिकली ये जो सिग्नल जनरेट होता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी सॉर्ट ऑफ थिंग जनरेट होती है, वो होती है मसल्स के सेल्स से, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन. प्रेजेंस ऑफ शेल. शेल जैसा स्ट्रक्चर कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहता है ताकि वो उस ऑर्गेनिज्म की सॉफ्ट बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट कर सके. एंड देन वी हैव प्लैकॉइड स्केल्स. प्लैकॉइड स्केल्स का मतलब होता है वो स्केल्स जो कि हार्श और स्पाइनी कोन शेप स्केल्स रहते हैं, वो कहलाते हैं प्लैकॉइड स्केल. अब हम इसे मैच करेंगे, ठीक है. नाउ लेट अस मैच इट. ये हमने मीनिंग्स तो समझ लिए हैं सारी चीजों के. सो द फर्स्ट थिंग इज अबाउट पाइला. ठीक है, पाइला जो होता है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, कॉकरोच कैसा ऑर्गेनिज्म है, एस्टेरियासिस कैसा है, टॉर्पेडो कैसा है, पैरट कैसा है, डॉगफिश कैसी है. अब हमें ये तो पता है कि यहाँ पर इन सब के क्या प्रेजेंट है, फीचर्स प्रेजेंट है, तो हम इनके फीचर्स से मैच कर लेते हैं. पाइला का एक्सक्लूसिव फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ शेल. ठीक, उसके पास शेल प्रेजेंट होता है. कॉकरोच जो है वो एक इंसेक्ट है, आता है आर्थ्रोपोड में, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं. एस्टेरियासिस यानी कि स्टारफिश के पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है. देन वी हैव टॉर्पेडो. टॉर्पेडो जो होता है उसके पास, टॉर्पेडो के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन. पैरट जो होता है वो पर्चिंग करता है यानी कि इट कैन सिट ऑन द ब्रांच. डॉगफिश हैज placoid scales. So that is it. That is all about the matching. आइए आंसर चेक कर लेते हैं. Paila has presence of shell. Cockroach has jointed appendages. Starfish has vascular system. Torpedo has electric organ. Parrot has perching and dogfish has placoid scale. So that is it about the question number 7. Okay, right. Now see the next question. Next question is differentiate between. We need to differentiate between certain points, और वो points क्या क्या हैं? Open and closed circulatory system. Then we have oviparity and viviparity. Then we have direct and indirect development. Next is acoelomate and pseudocoelomate. And then there is notochord and nerve cord. And at last polyp and medusa. और इन सभी चीजों के बीच में हमें करना है differentiate. तो सबसे पहले हम बात करते हैं open and closed circulatory की. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? लेट अस सी. सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? आई विल ड्रॉ इट एंड आई विल टेल यू. बेसिक डिफरेंस होता है, एक होता है प्रेजेंट हार्ट. ठीक है, हार्ट के बाद ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहती हैं. ब्लड वेसल्स कैसी जाती हैं?
सपोजिंगली दिस इज हार्ट, ओके। अब हार्ट से ब्लड पंप होता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के पास जाता है, तो ब्लड वेसल्स ने ब्लड पंप किया बॉडी के पास। बॉडी के पास क्या प्रेजेंट होगा, सेल्स या टिश्यू प्रेजेंट होंगे, तो ये हमने यहां पे बना लिए सेल्स या फिर टिश्यू। सपोजिंगली ये हमारी बॉडी के टिश्यू हैं, ठीक। तो ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, ब्लड लेकर आएंगी और किसको देंगी, हमारी बॉडी के सेल्स को देंगी, ठीक। उसके बाद ये ब्लड यहां से वापस हार्ट के पास जाएगा। नाउ व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज कि जब ब्लड हार्ट से चल के आता है तो वो क्या कहां जाता है, सेल्स के पास, और सेल्स के पास अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं है। देखो यहां मैंने कोई ब्लड वेसल नहीं बनाई, तो सीधे सारे सेल्स और टिश्यूज को बात करा देता है, ठीक है। यानी कि सारे टिश्यूज और सारे सेल्स जो हैं वो ब्लड से बिल्कुल नहा लेते हैं और तब उनमें होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एवरीथिंग। तो सारे फंक्शंस यहां पर होते हैं, लेकिन यहां ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विथ द बॉडी सेल्स एंड द टिश्यूज। बॉडी के सेल्स और टिश्यूज ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं एंड ब्लड कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में से ब्लड बाहर आ जाता है और उसके बाद अल्टीमेटली फिर से ब्लड वेसल के थ्रू हार्ट के पास वापस चला जाता है, ठीक। तो ये जो लेकर आई हैं ब्लड, उनको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, यानी कि जो ब्लड लेकर आती हैं और देती हैं बॉडी सेल्स को, उसको बोला डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। और इन्हें हम बोल सकते हैं कलेक्टिंग वेसल्स। और ये क्या है, ये हमारी बॉडी का बॉडी पार्ट है, ये हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है, या कह सकते हैं कि सेल्स हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। वाइस वर्सा बिल्कुल ऑपोजिट होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। वहां पर हार्ट है और यहां पे बॉडी है, ठीक है। एक जगह हार्ट, एक जगह बॉडी। उसके बाद होता क्या है, यहां पे हम मार्क कर लेते हैं, दिस इज द हार्ट एंड दिस इज द बॉडी। और पूरी बॉडी के सेल्स को ब्लड सप्लाई कौन करता है, ब्लड वेसल्स करती हैं, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स ब्लड लेके आई और फिर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। फिर अंदर भी छोटी छोटी पतली पतली वेसल्स होती हैं जो बॉडी के हर पार्ट में ब्लड सप्लाई करती हैं। और उसके बाद इसको लेकर जाने वाली भी एक ब्लड वेसल होती है जो ये सारा ब्लड कलेक्ट करके हार्ट के पास ले जाती है। सो दिस इज द पाथ ऑफ द ब्लड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। यहाँ ब्लड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है सेल्स के साथ, यहाँ हमेशा ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है जो लेकर आएंगी। नाउ वी ऑल्सो नो दैट देयर आर आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज लेकर आएंगी, कैपिलरीज बॉडी में हर जगह ब्लड पहुंचाएंगी, वेन्स जो हैं वो वापस हार्ट के पास ब्लड लेके जाएंगी। बट द थिंग ओवर हियर इज हमेशा ब्लड वेसल के अंदर ही फ्लो करता है और जो वेसल्स ब्लड लेकर आती हैं हार्ट से और बॉडी को देती हैं वो यूजुअली थिक होती हैं। वो कैसी होती हैं, दे आर यूजुअली थिक ब्लड वेसल्स। और कैपिलरीज एकदम फाइन ब्लड वेसल्स, सबसे पतली पतली ब्लड वेसल्स हर ऑर्गन, हर सेल, हर टिश्यू के पास गई हुई है। और यहाँ पे जो होगी वो कैसी होती है, थिन ब्लड वेसल होती है। मैम ये थिन क्यों होती है, क्योंकि थिक इसलिए होती है क्योंकि हार्ट से जब ब्लड आता है तो वो बहुत प्रेशर में आता है, इसीलिए इस रीजन से उस प्रेशर को झेल पाने के लिए जो वेसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं। लेकिन जब इसे हर ऑर्गन के पास जाना है तो क्या करना पड़ेगा, रास्ता भी तो बनाना पड़ेगा। तो कुछ एकदम नेटवर्क बन जाता है कैपिलरीज का जो कहलाता है नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल जो कहलाता है कैपिलरीज। फिर जब एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट चीजों का ऑर्गन और ब्लड के बीच में, सेल्स और ब्लड के बीच में, तो वो जो ब्लड है वो वापस से हार्ट के पास चला जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन और फॉर द ऑक्सीजनेशन। This is the basic difference between the open and closed circulatory system. Open circulatory system में cells and tissue come in direct contact with the blood, but in the closed circulatory system, blood always flows inside the blood vessel. Clear? So this is what we have written. Answer check करिए. Circulatory system may be of two type,
ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप. लेट अस सी, पहले हम ओपन टाइप देखते हैं. इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बेस्ड इन इट. ब्लड हार्ट से बाहर आया और सेल्स एंड टिश्यू ने पूरा उस ब्लड से नहा लिया, तो हमने कहा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. एग्जाम्पल किसमें देखा जाता है? आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड लेग वाले. अभी कॉकरोच का एग्जाम्पल भी देखा था. जितने भी इंसेक्ट्स हैं सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. वहां टेबल भी बनाया था थोड़ी देर पहले. मोलस्का और हेमिकॉर्डेटा ऑल्सो हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. देन इट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स. अलग अलग डायमीटर की ब्लड वेसल्स हैं. देखो यहां पर मैंने बताया था ना कि ये थिक ब्लड वेसल्स हैं, ये फाइन ब्लड वेसल्स हैं और ये थिन ब्लड वेसल्स हैं. सबसे मोटी ब्लड वेसल, उससे पतली ब्लड वेसल और सबसे पतली ब्लड वेसल. तो ये अलग अलग डायमीटर्स हैं ब्लड वेसल्स के. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि ब्लड कहां से लेके आ रही हैं वो. सो दे आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है? एनालिडा एंड कॉर्डेटा में. सबसे इजी है, कॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है. That is all about the type of circulatory system. Now we'll move ahead. हम दूसरा डिफरेंशिएशन देखेंगे, ओविपैरिटी एंड वीवीपैरिटी. मैंने पहले भी बताया था कि अगर कहीं ओविपैरस लिखा हुआ है और वाइवीपैरस लिखा हुआ है, वैसे तो ये बहुत बेसिक चीज है याद करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो जो ओ से चालू होता है, एग का शेप क्या होता है? गोल होता है ना, अंडाकार शेप होता है. तो जो ओ से चालू होता है, दे ले एग. सो दे ले एग, दे आर गोइंग टू ले एग. And the ones which are viviparous, they will give rise to young ones. Clear? तो हमें याद कैसे रखना पड़ेगा कि ओविपैरस ओ से शुरू होता है, अंडा, एग, दे ले एग. और वाइवीपैरस यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो सीधे यंग वंस को बर्थ देते हैं विदाउट लेइंग एग. क्लियर? गुड. नाउ चेक द आंसर टू इट. Oviparity and viviparity. Oviparity and viviparity. Oviparity, animals lay egg and young ones hatch from them after some time. Animals egg lay करते हैं और उसके बाद young ones come out of that egg. उन्हें कहते हैं oviparity. वो process है oviparity. Example reptiles, birds and some mammals. और डियर स्टूडेंट्स, इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना. चाहे ओविपैरस एनिमल्स लिखा हो, ओविपैरस लिखा हो या ओविपैरिटी लिखा हो, मतलब तीनों का सेम है. सिमिलरली वाइवीपैरी लिखा हो, वाइवीपैरिटी लिखा हो, वाइवीपैरस लिखा हो, वाइवीपैरस एनिमल लिखा हो, एक ही चीज है. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. वाइवीपैरिटी जो होती है वो क्या होती है? एनिमल गिव राइज टू यंग वन. एनिमल इज गोइंग टू गिव राइज टू यंग वन. कोई एग ले नहीं होने वाला है. एग्जाम्पल है स्क्वालियोडन एंड मोस्ट ऑफ द मैमल्स. ज्यादातर मैमल्स में यही प्रॉपर्टी देखी जाती है जो कहलाती है वाइवीपैरी. मतलब वो सीधे यंग वंस को बर्थ देते हैं, कोई एग प्रोड्यूस करके उसमें से यंग वन निकल के नहीं आता. लेकिन ओविपैरी में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स ले एग, पहले वो ऑर्गेनिज्म एग ले करेंगे, अंडा देंगे, उस अंडे में से, उस एग में से फिर एक ऑर्गेनिज्म निकल के आएगा. ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट ओविपैरिटी एंड वाइवीपैरिटी. नेक्स्ट डिफरेंशिएशन पर मूव करते हैं. नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. किससे रिलेटेड है? कि डेवलप, बॉडी कैसे डेवलप हुई. कौन सा वाला डेवलप? जब जाइगोट बनता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद सेल डिवीजन चलता रहता है और उसके बाद एक स्टेज पहुंचते हैं, एक स्टेज आती है ना. जैसे अपने में हमने पढ़ा था ना, क्लीवेज पढ़ी थी, मोरिला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, एम्ब्रियो, उसके बाद फिर ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल नया बनके तैयार होता था. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है. ठीक है? डायरेक्ट डेवलपमेंट and indirect development.
इन दोनों में डिफरेंस केवल इस बात का है कि जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें सीधा एक इंडिविजुअल देखने को मिलता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एक इंडिविजुअल बन जाता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एज सच कोई स्टेज देखने को नहीं मिलती है कि बाहर आ गया ऑर्गेनिज्म जीने लगा, एक छोटा सा कोई स्टेज मिल जाए, ऐसा नहीं होता। वो पूरा डिवाइड करने के बाद पूरा एक साथ एक ऑर्गेनिज्म कम्स आउट ऑफ द बॉडी। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा देखने को मिलता है, एक लार्वा स्टेज मिलती है। लार्वा स्टेज का मतलब जब ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है, एक अलग सा दिखने वाला कोई स्ट्रक्चर अपनी बॉडी का बना लेता है और फिर से डिवाइड करके नए सेल्स बना के पूरा एक नया इंडिविजुअल मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा के बाद एक मैच्योर इंडिविजुअल का फॉर्म होना, ठीक है। और डिफरेंस क्या है? यहां पे लार्वल स्टेज भी देखने को मिलेगी, लेकिन डायरेक्ट डेवलपमेंट में सीधे इंडिविजुअल देखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ सी द आंसर। व्हेन द यंग वंस आर डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट एनिमल्स, अगर यंग वन डिफरेंट है अडल्ट एनिमल से, दिस केस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देखो यहां पे क्या लिखा है? यंग वन आर डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट एनिमल्स। यंग वन, देखिए ये यंग वन है, यंग वन इज डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट एनिमल्स। लार्वा दिखा था वो बिल्कुल अलग था ना अडल्ट मैच्योर इंडिविजुअल से, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, फ्रॉग, कॉकरोच, सिल्कवर्म। वहां पर फ्रॉग में क्या देखने को मिलता था? टेडपोल देखने को मिलता था जो बिल्कुल ही अलग होता था और फिर उससे पूरा का पूरा फ्रॉग बन जाता था। क्या होता था फ्रॉग की लाइफ साइकिल में? पढ़ा था पहले, अ फीमेल फ्रॉग विल ले एग, उसके बाद स्पर्म आके वाटर में इस फीमेल एग के साथ फर्टिलाइज कर जाएंगे। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो टेडपोल बन जाता था। टेडपोल बनने के बाद डिवीजन चलता रहता था, फिर फ्रॉग बनता था और फ्रॉग फिर से एग दे देता था। यही लाइफ साइकिल पड़ी थी। तो इस दौरान ये जो टेडपोल हुआ करता था, ये कैसा हुआ करता था? बिल्कुल अलग था उससे जैसा कि फ्रॉग दिखता था। और अगर इस टाइप का डेवलपमेंट मिला तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और कोई ऐसा डेवलपमेंट मिला जहां कोई अलग स्टेज नहीं थी, सीधा इंडिविजुअल बना, तो वो है डायरेक्ट डेवलपमेंट। व्हेन द यंग वंस रिजेंबल अडल्ट एनिमल, बच्चे अपने अडल्ट से बिल्कुल मैच करते हो तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, सब में ऐसा ही होता है। डिफरेंस ये है कि अगर आप लार्वा को या टेडपोल को देखोगे तो उनका जो मैच्योर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, अडल्ट वेरिएंट है, वो बिल्कुल अलग होते हैं। आप मैच ही नहीं कर पाओगे कि ये आगे जाके फ्रॉग बनने वाला था, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। कुछ बीच में कट हो गया ना तो डायरेक्टली इंडिविजुअल नहीं बन पाया, लेकिन जो सीधे बचपन में भी वैसा ही था, बड़े होके भी वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है बॉडी में, तो उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। दैट्स इट, वेरी गुड। ऑल राइट, वील मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे सीलोमेट और सीडोसीलोमेट, ए सीलोमेट और सीडोसीलोमेट की। सी एसीलोमेट एंड सीडोसीलोमेट बताने के लिए I'll explain you with the help of this, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सीलोम की, ठीक है। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, बॉडी के अंदर कोई खाली जगह कहलाती है सीलोम, ठीक। अब ये सीलोम जो है इसका क्या काम है? तो सीलोम दो चीजों के लिए काम आता है। सीलोम दो चीजों के लिए काम आता है और वो दो चीज क्या क्या है? एक तो ये है और एक ये है, और वो ये क्या है? जल्दी बताओ। बताया था मैं, पहले भी बता चुकी हूं। बॉडी कैविटी काम आती है ऑर्गन्स प्लेस करने के
ऑर्गन्स प्लेस करने के लिए और दूसरा शॉक अब्सॉर्ब करने के लिए। कुछ खाली जगह रहने से क्या होता है कि जो आउटर लेयर पे अगर चोट लगी तो अंदर तक चोट नहीं पहुंच पाएगी, बीच में जगह है ना, अंदर तक कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा, बीच में जगह है। इसको मैं आपको एक और तरीके से समझाती हूँ, लेकिन पहले समझो कि सीलोम में होता क्या क्या है। बेसिकली सीलोम में होता ये है कि एक आउटर लेयर होती है सेल्स की, ठीक, एक आउटर लेयर होती है सेल्स की, उसके बाद एक होती है इनर लेयर, एक होती है इनर लेयर, ठीक। और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में कभी कभी एक और लेयर देखने को मिलती है, और वो क्या कहलाती है, एक और लेयर देखने को मिलती है ऐसे, ठीक है। तो ये 3 लेयर आपको दिख रही हैं। ये तीनों लेयर बेसिकली हैं क्या, ठीक है, उसको समझो। ये तीनों लेयर बेसिकली, ये वाली जो लेयर है वो कौन है, ये वाली लेयर कौन है, और ये वाली लेयर कौन है। आप देखो, पहली लेयर जो बाहर से आपको दिख रही है वो कहलाती है एक्टोडर्म। इट इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म। सबसे बीच वाली लेयर कहलाती है मीजोडर्म। सबसे अंदर की लेयर कहलाती है एंडोडर्म। और बेसिकली ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म है क्या, ये है सेल्स की बनी हुई एक मेम्ब्रेन, सेल्स की बनी हुई एक लाइनिंग। जब ग्रुप ऑफ सेल्स एक लेयर बना ले तो वही ग्रुप ऑफ सेल्स की बाहर की लेयर एक्टोडर्म कहलाती है, मिडिल लेयर मीजोडर्म और अंदर की लेयर एंडोडर्म कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेसिकली ये तीनों सेल की लेयर हैं जो कब बनी थी, जब जाइगोट फॉर्म हो गया था, फर्टिलाइजेशन के बाद 2 सेल स्ट्रक्चर, मेल और फीमेल गैमीट मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, 4 सेल स्टेज, 6 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। मोरुला बॉल जैसा, गैस्ट्रुला कटोरी के जैसा, बोल के जैसा, और गैस्ट्रुला एक ऐसा स्ट्रक्चर था इस तरीके का जहां पर सेल डिवाइड होके यहां से अंदर जाते थे, है ना। डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं ये, कि जाइगोट बनने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बनने तक क्या क्या होता है, और इसी स्टेज के बाद बनता था हमारा एम्ब्रियो। तो इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते ये तीनों लेयर्स जो हैं वो दिखने लगती हैं, और ये तीनों लेयर्स कहलाती हैं जर्म लेयर। जर्म लेयर, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बताओ एसीलोमेट क्या होता है, एसीलोमेट क्या होता है, और पूछा गया है कि स्यूडोसीलोमेट क्या होता है, ठीक है। तो एसीलोम अगर लिखा है, सीलोम का मतलब है बॉडी कैविटी, और उसके आगे ए लगा दिया मतलब बॉडी कैविटी एब्सेंट है, बॉडी कैविटी है ही नहीं। और अगर बॉडी कैविटी नहीं है, यहां पर अपन लिख लेते हैं कि देयर इज नो बॉडी कैविटी। अब नो बॉडी कैविटी का मतलब क्या है, नो बॉडी कैविटी का मतलब है, देखो कैविटी तब बनती जब ये वाली जगह प्रेजेंट होती। कौन सी वाली जगह प्रेजेंट होती, ये जो जगह देख रहे हो ये वाली। अगर यहां एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में इस जगह पर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी, ठीक है। उसी में मीजोडर्म इंक्लूडेड है। लेकिन अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम वो तो हम समझ गए, पर आप हमें ये बताइए कि ये बीच का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये बीच का स्ट्रक्चर क्या है, ये खाली जगह को कभी भी सीलोम मत बोलना। ये जो खाली जगह है ये कहलाती है प्रिमिटिव, वन मिनट, ये कहलाती है प्रिमिटिव गट, जहां से हमारा एनस, बॉडी का एनस और बॉडी का माउथ फॉर्म होता है, गट कैविटी फॉर्म होती है, ठीक है। तो सीलोम तो ये था। अब नो सीलोम अगर है, कोई बॉडी सीलोम नहीं है, तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान ऐसी सिचुएशन बनेगी, उस दौरान मैं क्या बना रही हूं, आप
एसीलोमेट बना रही हूं, ठीक है। तो एसीलोमेट कैसा, तो पहली लेयर जो एसीलोमेट में दिखेगी वो किसकी दिखेगी, एक्टोडर्म की दिखेगी, और एक्टोडर्म से बिल्कुल चिपकी हुई लेयर दिखेगी मेसोडर्म की। तो मेसोडर्म हमने ब्लैक कलर से बनाया था, तो ये हमने बना लिया, ये मेसोडर्म प्रेजेंट है, और मेसोडर्म से बिल्कुल चिपकी हुई लेयर दिखेगी किसकी, ये थर्ड वाली एंडोडर्म। तो अब हमने बना लिया इसके अंदर एंडोडर्म। 1 मिनट, ऐसे प्रेजेंट नहीं होती है एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म बिल्कुल इसके पास ही प्रेजेंट होती है इस तरीके से। और अब आप इसमें देख पा रहे हो कि तीनों लेयर्स के बीच में कोई जगह नहीं दिख रही, तो हमने बोल दिया एसीलोमेट। और अब एसीलोमेट मतलब नो बॉडी कैविटी, तीनों लेयर आपस में प्रेजेंट हैं लेकिन चिपकी हुई हैं, कोई जगह ही नहीं है बीच में, ना कोई ऑर्गन रखने की जगह है, ना किसी और डेवलपमेंट की जगह। तो ये कहलाता है नो बॉडी, सॉरी, ये कहलाता है नो बॉडी कैविटी वाला कहलाता है एसीलोमेट। तो फिर सीडोसीलोमेट क्या होता है, ये सीलोम वाला स्ट्रक्चर जो है, पहले उसको समझो। सीलोम वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है, जहां सीलोम प्रेजेंट होता है उसमें मेसोडर्म जो है वो किस कदर प्रेजेंट होती है, कैसे प्रेजेंट होती है, मेसोडर्म प्रेजेंट होती है इस तरीके से, इस तरीके से ये चिपकी हुई रहती है, कहां, एक्टोडर्म के पास और एंडोडर्म के पास। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाई है ये क्या है, मेसोडर्म। और इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में जो आपको ये वाला गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, ये होता है ट्रू सीलोम, ठीक। अब ट्रू, ये कौन कहलाएगा, ये कहलाएगा यू सीलोमेट। तो अभी हमें ये पता है कि एसीलोमेट कैसा होता है, फिर हमें पता है कि ट्रू सीलोमेट कैसा दिखता है, तो फिर फॉल्स सीलोमेट कैसा दिखता है मैडम। फॉल्स सीलोम में क्या होता है कि ये जो आप ब्लैक कलर की सीलोम, ब्लैक कलर की ये मेसोडर्म देख रहे हो ना, ये वाली जो ब्लैक कलर की मेसोडर्म देख रहे हो, ये आधी चिपकी हुई थी एंडोडर्म से, आधी चिपकी हुई थी एक्टोडर्म से। ये ऐसे प्रेजेंट ना होके वहां पर कैसे प्रेजेंट होती है, वो देखो, वहां पर कैसे प्रेजेंट होती है, सी, वहां पर मेसोडर्म पैचेस में प्रेजेंट होती है इस कदर, ये एक पैच, ये एक पैच, ये एक पैच, ये एक पैच, ये। तो हम कहते हैं सीडोसीलोम, क्योंकि ट्रू सीलोम तभी बनता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ट्रू सीलोम तभी बनता है जब मेसोडर्म एक्टोडर्म के साथ और एंडोडर्म के साथ जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो उन दोनों मेसोडर्म के बीच में जगह बन जाती है, वो है ट्रू सीलोम। और एसीलोमेट मतलब तीनों लेयर्स चिपकी हुई हैं, सीडोसीलोमेट मतलब ना तो मेसोडर्म एक्टोडर्म से चिपकी, ना मेसोडर्म एंडोडर्म से चिपकी, बस बीच में कहीं इकट्ठी होकर रहने लगी। तो बीच में पैचेस बनाकर अगर रहने लगे मेसोडर्म, तो हमें वो दिख भी रही है और बॉडी कैविटी प्रॉपर है भी नहीं। अब आप देखो इनके बीच में कितना कम 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 स्पेस है, तो उतने स्पेस में आप कितनी चीजें रख सकते हो, नहीं रख सकते। तो ये झूठा दिलासा है कि भाई मैं हूं, मैं सारे ऑर्गन्स को संभाल लूंगी, मैं सारे ऑर्गन्स को रख लूंगी, लेकिन रख नहीं पा रही है, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन कहलाती है सीडोसीलोमेट। नाउ यू नो व्हाट इज यूसीलोम, यू नो व्हाट इज एसीलोम, यू नो व्हाट इज सीडोसीलोम। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, तो सीलोम जो होता है मतलब बॉडी कैविटी, वो कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है, वो होती है 3 टाइप की। पहला होता है यूसीलोम, मतलब क्या, तीनों लेयर प्रेजेंट है और कैविटी भी प्रेजेंट है। दूसरा होता है सीडोसीलोम, सीडोसीलोम वो कैसा होता है, उसमें स्कैटर्ड मेसोडर्म होती है, ठीक है, विथ ऑल 3 लेयर्स हैं, तीनों के तीनों लेयर्स, लेकिन मेसोडर्म कैसी है, स्कैटर्ड है। और कैविटी भी कैसी है, पार्शियल है, थोड़ी थोड़ी कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड होता है एसीलोमेट मतलब नो बॉडी कैविटी, कोई बॉडी कैविटी नहीं है, कोई सीलोम नहीं है। तो फिर तीनों लेयर्स हैं या नहीं, तीनों लेयर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन कैसी हैं, दे आर स्टिकिंग टूवर्ड
दे आर स्टिकिंग टुगेदर, तीनों चिपकी हुई हैं। ये हो गया पूरा कंसेप्ट सीलोम का क्लियर। क्वेश्चन में आपसे जो चीजें पूछी गई थी वो कौन कौन सी थी? एक तो ये पूछा था सीडोसीलोमेट, और दूसरा ए सीलोमेट पूछा था। मैंने यू सीलोम एक्स्ट्रा बताया, ट्रू सीलोम जिसे कहते हैं। तो ए सीलोमेट पढ़ो। व्हेन बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, बॉडी कैविटी अगर नहीं है, एनिमल इज कॉल्ड ए सीलोमेट। तो एनिमल क्या कहलाया? एसीलोमेट। एग्जाम्पल प्लैटीहेल्मिन्स, फ्लैटवर्म्स जिन्हें बोलते हैं। इन सम एनिमल्स मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। स्कैटर्ड पाउचेस, ठीक। तो अगर स्कैटर्ड मीजोडर्म प्रेजेंट है तो वो कहलाता है क्या? सीडोसीलोम। सच एनिमल्स आर कॉल्ड सीडोसीलोमेट। एग्जाम्पल एशकिलमेंथल्स। एशकिलमेंथ्स जो हैं वो कैसे होते हैं? सीडोसीलोमेट। That is all about the explanation to this point. Next point जो differentiation का पूछा गया है वो है notochord और nerve cord. It is about notochord and nerve cord. Notochord जो होती है ये definitely बहुत अलग होती है nerve cord से। कुछ डिफरेंस जरूर होता है लेकिन काम लगभग एक जैसा करती है, क्योंकि जो नोटोकॉर्ड होती है वो कैसी होती है? रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन अगर आप नर्व कॉर्ड की बात करो तो नर्व कॉर्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जो आगे जाके एडवांस ऑर्गेनिजम्स में वर्टिब्रल कॉलम बनाता है, ठीक है। तो ये जो नर्व कॉर्ड है और नोटोकॉर्ड, मतलब आप बेसिकली यूं समझ लीजिए कि नोटोकॉर्ड सबसे पुराना प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, और नर्व कॉर्ड यानी कि एडवांस स्ट्रक्चर। पहले के जमाने में जब हम छोटे थे तो हम स्लेट पर लिखते थे ना, बत्ती से। कितने लोगों को याद है? अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। बचपन में जब हम लिखते थे तो हम किससे लिखते थे? पेंसिल से लिखते थे। बड़े हो गए तो काय से लिखने लगे? पेन से लिखने लगे। और एडवांस हुए तो अब हम टाइप करके लिख लेते हैं। पेन की भी हम जरूरत महसूस नहीं करते। लेकिन ये जो है अल्टीमेट की सक्सेस की यही होती है, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। तो बेसिकली जो पेंसिल है ना वो आपकी नोटोकॉर्ड है, लिखने का काम वो भी कर रही है। और नर्व कॉर्ड कौन है? आपका वो पेन या फिर वो एडवांस कीबोर्ड जो आपको लिखने में मदद कर रहा है। यानी काम लगभग एक जैसा है, सिर्फ एडवांसमेंट हो गया है। ये प्रिमिटिव टाइप का स्ट्रक्चर है, ये एडवांस स्ट्रक्चर है जो आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम तक बना लेता है। स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम वहां तक पहुंच जाता है, इतना एडवांस हो जाता है। और वहां अच्छा बेसिकली ये काम क्या करने वाले हैं दोनों स्ट्रक्चर? ये दोनों स्ट्रक्चर पहली चीज तो कहां प्रेजेंट होते हैं? डॉर्सल साइड, यानी कि पीछे की साइड में बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के दो साइड्स होते हैं। पीछे वाला साइड कहलाता है डॉर्सल, आगे वाला साइड कहलाता है वेंट्रल। तो पीछे के पोर्शन में ही दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड दो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर हैं। किसमें? नेचर में। सी व्हाट इज रिटन, नोटोकॉर्ड इज फ्लेक्सिबल रॉड शेप्ड बॉडी। कैसी है? फ्लेक्सिबल, जो मुड़ सकती है लेकिन रॉड के शेप की है। रॉड कैसी होती है? ऐसी होती है ना, ऐसी भी हो सकती है, पर एक्चुअली में ये हम एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं ना, तो ये ऑर्गेनिज्म जो होता है ये पूरा पूरा सीधा सीधा ऑर्गेनिज्म थोड़ी होता है। ऑर्गेनिज्म में कुछ तो मतलब शेप होता है, और शेप होने की वजह से एकदम स्ट्रेट रॉड नहीं बनाते, बट यस हम कुछ ऐसा रॉड जैसा स्ट्रक्चर बना लें अगर, जो फ्लेक्सिबल है यानी कि मुड़ सकता है। फाउंड इन एम्ब्रियोज ऑफ ऑल कॉर्डेट्स, एम्ब्रियो में पाया जाता है। और एम्ब्रियो कब बनता है? फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, पूरा बॉल ऑफ सेल, मॉर्यूला, सेल्स की कटोरी, कौन? ब्लास्टुला। एडवांस हुआ, तीनों जर्म लेयर आ गई, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म सेल्स बन गए, तो क्या कहलाया? गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला के बाद बनता है एम्ब्रियो। तो उस दौरान क्या बन जाती है? नोटोकॉर्ड बन जाती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। और कौन से सेल्स ने बनाए हैं? बेसिकली ज्यादातर बॉडी में ऑर्गन्स मीजोडर्म के ही बने होते हैं। तो नोटोकॉर्ड भी मीजोडर्म बनाती है एंड डिफाइंस द प्रिमिटिव एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो। और एक पुरानी, बहुत पुरानी एक एक्सिस बताती है एम्ब्रियो की कि यहां से मीजोडर्मल डेवलपमेंट आगे चालू हुआ था। लेकिन नर्व कॉर्ड में क्या होता है? डॉर्सल नर्व कॉर्ड इज हॉलो कॉर्ड डॉर्सल टू दी नोटोकॉर्ड। ये जो है ये नोटोकॉर्ड के भी पीछे प्रेजेंट है।
नोटोकॉर्ड के पीछे कैसे बोला मैंने, क्योंकि डॉर्सल लिखा है ना, तो डॉर्सल नर्व कॉर्ड कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ एक्टोडर्म, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच कि नोटोकॉर्ड बनती है मीजोडर्म से, लेकिन नर्व कॉर्ड बनती है एक्टोडर्म से। सो इट इज फॉर्म्ड ऑफ एक्टोडर्म दैट रोल्स फॉर्मिंग द हॉलो ट्यूब, और एक ये हॉलो ट्यूब जैसा बना लेता है, पाइप जैसा समझ लो, हॉलो ट्यूब। The notochord is replaced by vertebral column in higher vertebrate, और जो higher vertebrate advanced organisms होते हैं उनमें ये replace हो जाती है vertebral column से। vertebral column basically bony structures होते हैं, ठीक, उससे रिप्लेस हो जाती है। द नर्व कॉर्ड डेवलप इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो नर्व कॉर्ड होती है वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है ब्रेन और ब्रेन की चोटी स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों स्ट्रक्चर किससे बने, ये दोनों स्ट्रक्चर नर्व कॉर्ड से बने, और आगे जाके नर्व कॉर्ड ही वर्टिब्रल कॉलम बनेगी। वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रोटेक्टिव बोनी कवर्स होते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड। और कितना डिफरेंस बचा है, अब बचा है पॉलिप और मेड्यूसा के बीच में। व्हाट इज पॉलिप एंड व्हाट इज मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा जो हैं वो कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। पॉलिप एक सेसाइल स्ट्रक्चर होता है जो जमीन से जुड़ा रहता है पानी के अंदर, लेकिन मेड्यूसा फ्री फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होता है। Polyp is sessile cylindrical form where medusa is umbrella shaped and free living. Polyp जो है वो आप जब उसको देखोगे तो ये ऐसा दिखता है पॉलिप, ठीक, और मेड्यूसा कैसा दिखता है, मेड्यूसा ऐसा दिखता है और पानी में आराम से फ्लोट कर सकता है। और पॉलिप जो है, पॉलिप यहां जमीन से जुड़ा रहेगा, पॉलिप जो है वो नीचे फ्लोर से अटैच रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं कि ये सेसाइल है। सेसाइल का मतलब ही होता है जो जमीन से जुड़ा रहे। और ये जो स्ट्रक्चर है ये तो पॉलिप था, ये जो स्ट्रक्चर है ये पानी से जुड़ा नहीं रहता, इसीलिए मैं इसे हटा देती हूँ, लेकिन ये कहलाता है मेड्यूसा। और मेड्यूसा कैसा होता है, फ्री फ्लोटिंग होता है, फ्री स्विमिंग होता है, फ्री फ्लोटिंग या फ्री स्विमिंग स्ट्रक्चर होता है जो पानी में आराम से तैर सकता है। और पॉलिप जो है वो कैसे बनता है, सेक्सुअली। क्या बनाएगा, मेड्यूसा। पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूला एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फ्रॉम पॉलिप सेक्सुअली। पॉलिप जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा बनाएगा, और पॉलिप खुद कैसे बनेगा, एसेक्सुअली बनेगा। एग्जाम्पल ओबेलिया, एग्जाम्पल ऑफ पॉलिप आर हाइड्रा एंड एडमेशिया, वेराज मेड्यूसा इज ऑरेलिया। तो हमें अलग अलग एग्जाम्पल्स के नाम बताने हैं, लेकिन दोनों में बेसिक फीचर, बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों के लाइफस्टाइल का। एक जुड़ा हुआ है जमीन से तो कहीं जा नहीं सकता, एक है जो फ्री फ्लोटिंग है, अम्ब्रेला के शेप का दिख रहा है, ये ऐसा अम्ब्रेला जैसा दिखता है, तो ये घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। That is all about the polyp and medusa. So we'll move on towards the next question, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछे गए हमने सारे डिफरेंशिएशन को कर लिया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन says give the characteristic feature of the following citing one example of each. हमें कुछ फीचर्स पूछे गए हैं, किस किस के, कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्टिक थाइज के, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के। तो व्हाट आर कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज। तो कॉन्ड्रिक थाइज कौन सी फिशेस होती है, कॉन्ड्रिक का मतलब ही होता है, ये जो कॉन्ड्रिक वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है कार्टिलेज। तो दीज आर दी फिशेस विच हैव कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, जिनकी बॉडी कार्टिलेज की बनी हुई है। और ऑस्ट्रिक थाइज में ऑस्टिया का मतलब होता है बोन, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन में पोर्स होना, ऑस्टियोसाइट्स मतलब बोन के सेल्स। तो ऑस्टियो इज फॉर बोन, इज रेफरिंग टू बोन। तो ये जो ऑस्टियोथाइक वाली फिशेस होती हैं ये कैसी फिशेस होती हैं, बोनी फिशेस। नाउ सी कॉन्ड्रिक थाइज आर मरीन एनिमल्स, डेफिनेटली फिशेस हैं, मरीन एनिमल्स हैं विद स्ट्रीमलाइंड बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। स्ट्रीमलाइन बॉडी का क्या मतलब है, स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है कि बॉडी जो है वो आगे के पोर्शन से और पीछे के पोर्शन से नैरो होती है और बीच के पोर्शन में ब्रॉड होती है। फिशेस की बॉडी ऐसी क्यों होती है, ऐसी इसीलिए होती है ताकि वो इजीली स्विम कर सके वाटर करंट को ब्रेक करके। हमने देखा है ना, फिश आगे से भी नैरो, पीछे से भी नैरो और बीच में ब्रॉड पोर्शन होता है, सो दैट विच हेल्प्स इट टू स्विम। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी वाली फिशेस जिनकी बॉडी कार्टिलेजिनस
एंडोस्केलेटन, अंदर जो स्ट्रक्चर है एंडोस्केलेटन मतलब एंडो मतलब इनसाइड और स्केलेटन मतलब सपोर्टिव स्ट्रक्चर, तो अंदर जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है वो किसका बना है, कार्टिलेज का बना है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, वेंट्रल और डॉर्सल पोर्शन मैंने अभी बताया, डॉर्सल होता है पीछे वाला पोर्शन, वेंट्रल होता है आगे वाला पोर्शन, तो आगे वाला जो बॉडी का पोर्शन है वहीं पर इनके माउथ प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, अभी जो हमने देखा था नोटोकॉर्ड वो पूरे जीवन काल में इनके पास प्रेजेंट होती है। क्लियर? ओके, गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरक्यूलम, गिल स्लिट्स जो होते हैं इस तरीके से गिल स्लिट्स होते हैं बॉडी में, लेकिन उसके ऊपर कोई कवरिंग, कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता जो इसको कवर करके रखे, जो कहलाता है ऑपरक्यूलम। तो गिल स्लिट्स मैंने आपको बताया था कि फिंगर्स के बीच में जैसे ये स्लिट जगह है, ऐसे ही गिल स्लिट्स के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है, लेकिन उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोई ऑपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं होता। ओके, सो स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लैकॉइड स्केल, और स्किन कैसी होती है, देखो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके अंदर बॉडी का जो अंदर का स्ट्रक्चर है यानी एंडोस्केलेटन है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो बाहर की कवरिंग स्ट्रांग होगी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसकी बॉडी के अंदर की जो बोन्स जैसे हैं तो वो स्ट्रांग होती हैं काफी, और अगर बोन जैसा स्ट्रक्चर है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉडी वाले हैं, तो उनके आउटर कवरिंग को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं होती और उनकी बाहर की बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा हार्श या थिक स्किन वाले नहीं होते। लेकिन इनकी बॉडी कार्टिलेज की बनी है, तो इनके पास प्रेजेंट है प्लैकॉइड स्केल। प्लैकॉइड कैसे होते हैं, स्पाइन लाइक स्केल्स जो कि हार्ड होते हैं और बॉडी के बाहर वाले सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स व्हिच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, टीथ जो हैं वो इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है, ऐसे टीथ्स होते हैं। अगर ये माउथ है तो टीथ ऐसे होंगे अंदर, मुंह के अंदर का एरिया, ये ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में जो टूथ होते हैं वो ऐसे होते हैं कोन शेप के, तो उन्हें क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स व्हिच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। देखो ये पीछे की तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं ना, तो ये बैकवर्डली डायरेक्टेड बोला गया है, ठीक। और क्या फीचर्स होते हैं, जॉज आर वेरी पावरफुल, डेफिनेटली जब इतने शार्प टूथ प्रेजेंट होंगे तो जॉ तो है वो पावरफुल होगा। एनिमल्स आर प्रीडेशियस, प्रीडेशियस मतलब प्रीडेटर। अब ये जो प्लैकॉइड स्केल का फीचर है, टूथ मॉडिफाइड हैं और इतने शार्प हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये दूसरों से लड़ाई करेंगे, तो ये प्रीडेटर्स कहलाते हैं, ये अपने दूसरे प्रे को जो है वो मार देते हैं, ठीक। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनकी बॉडी में क्योंकि एयर ब्लैडर नहीं होता तो इन्हें पूरा जीवन स्विम करते रहना पड़ेगा। अगर एयर ब्लैडर होता तो इतना स्विम नहीं करना पड़ता। एयर ब्लैडर ना होने की वजह से ये कंटिन्यूअसली स्विम करते हैं, ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर ये स्विम नहीं करेंगे तो डूब जाएंगे, क्योंकि एयर वाला तो कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही नहीं है, पानी में डूब जाएंगे, सिंक कर जाएंगे। क्लियर? तो इसीलिए ये पानी में सिंक ना करें, डूबे ना, तो इनके पास एयर ब्लैडर तो था नहीं, तो इनने क्या रास्ता निकाला, ये पूरे टाइम स्विम करते रहते, नीचे जाते ही नहीं है। और बिल्कुल इन सब चीजों का ऑपोजिट होता है किसमें, ऑस्टिक थाइज में। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्कॉलियोडन यानी कि डॉग फिश, प्रिस्टिस यानी कि सॉ फिश, कैरकैड्रॉन यानी कि ग्रेट व्हाइट शार्क एंड ट्राइगॉन यानी कि स्टिंगरे, ये सब के सब कॉन्ड्रिक थाइज होते हैं। ऑस्टिक थाइज जो होते हैं वो बोनी एंडोस्केलेटन वाले होते हैं। बोनी एंडोस्केलेटन का मतलब है अंदर जो स्ट्रक्चर है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर, वो बोन्स का बना हुआ है। बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस with bony endoskeleton, their body is streamlined, again the body का शेप जो है वो स्ट्रीमलाइन रहेगा। स्ट्रीमलाइन मतलब आगे और पीछे से बॉडी जो है वो नैरो रहेगी, बीच में वाइड रहेगी। बात समझ गए? गुड। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम ऑन ईच साइड। 4 पेयर ऑफ गिल्स हैं, ठीक है, 4 पेयर हैं, 4 इधर, और दोनों जो हैं वो किससे ढके रहते हैं, गिल के कवर से, जो कहलाता है ऑपरक्यूलम। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल, स्किन जो है वो साइक्लॉइड स्केल से ढकी हुई रहती है। और साइक्लॉइड स्केल्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्केल्स होते हैं।
एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायंसी, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है तो बैलेंस बॉडी का मेंटेन रहता है पानी में भी। एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, आपको 2 या 3 एग्जाम्पल्स जो भी इनमें से आपको इजीली याद हो जाएं वो याद रख लीजिए। एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, लेबियो रोहू, कतला क्लेरिस मैगूर, बेटा इज फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम इज एंजल फिश। ब्रैकेट में जो लिखे हैं वो कॉमन नेम है, अदरवाइज जो मेंशन है वो साइंटिफिक नेम है। दिस इज ऑल अबाउट ऑस्टिक थाइज एंड कॉन्ड्रिक थाइज। इसके बाद हम बात करेंगे यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा की। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में क्या डिफरेंस होता है? बेसिक मेन डिफरेंस दोनों में ये होता है कि यूरोकॉर्डेटा देखो, जो बेसिक जो फंडा है वो नोटोकॉर्ड का है। एक में नोटोकॉर्ड जीवन भर प्रेजेंट है, एक में नोटोकॉर्ड सिर्फ कहां प्रेजेंट है? लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है। तो लार्वल स्टेज में जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो कहलाते हैं यूरोकॉर्ड, और जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में उनकी बॉडी के अंदर हेड से लेके टो तक पूरे जीवन काल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों के दोनों एक साथ एक ही ग्रुप में कहलाते हैं और वो कहलाता है प्रोटोकॉर्डेटा। और बेसिकली ये कैसे हैं? पानी में रहने वाले मरीन हैं। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, लार्वा की टेल में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है? हेड से टेल रीजन तक हमेशा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरे जीवन काल में, जन्म से लेके मरने तक। ये बेसिक डिफरेंस है। यूरोकॉर्डेटा में लार्वा स्टेज पर टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में हेड से लेके टेल तक पूरे जीवन काल में क्या प्रेजेंट रहेगी? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। एग्जाम्पल्स है यूरोकॉर्डेटा के, एग्जाम्पल है एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम। एंड सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फॉक्सियस एंड लैंसलेट। These are the examples। जो भी 2 एग्जाम्पल्स आपको इजीली याद हो जाएं वो 2 एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिए, ठीक है? That is all about the question number 9. Now we'll move on to question number 10. Mention 2 similarities between aves और mammals के बीच में क्या similarities होती हैं? एव्स और मैमल्स 2 ऐसे ग्रुप हैं जिनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, यानी कि अगर आउटर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कम हो ज्यादा हो, इससे हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बॉडी के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और यही फीचर मैमल्स के साथ साथ एव्स में भी देखा जाता है। तो पहला फीचर है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और दूसरा कॉमन फीचर क्या होता है? दूसरा कॉमन फीचर होता है हार्ट के बारे में। एव्स में और मैमल्स में दोनों में ही कितने चेंबर्स देखे जाते हैं हार्ट में? लास्ट सेशन में मैंने आपको ये प्रैक्टिस कराया है, 4 चेंबर्स देखे जाते हैं। मैमल्स में भी 4 चेंबर हार्ट होता है और एव्स में भी 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। तो 4 चेंबर्ड हार्ट। और कौन कौन से चेंबर्स, यानी कि एक रूम कौन कौन से प्रेजेंट है? ऑरिकल्स, वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल है, 2 वेंट्रिकल है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। तो ये 4 चेंबर्स हार्ट में दोनों के पास प्रेजेंट होते हैं, एव्स और मैमल्स के पास, एज वेल एज कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। सी द सिमिलैरिटीज बिटवीन एव्स एंड मैमेलिया, बोथ आर होम्योथर्मिक एनिमल, वार्म ब्लडेड। होम्योथर्मिक लिखा हो, वार्म ब्लडेड लिखा हो, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर लिखा हो, एक बात है। बोथ हैव 4 चेंबर्ड हार्ट, और दोनों में ही हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉग और क्रोकोडाइल के बीच में। नेक्स्ट सिमिलैरिटीज है फ्रॉग और क्रोकोडाइल के बीच में। तो फ्रॉग और क्रोकोडाइल का कौन सा फीचर सिमिलर होता है? सिमिलैरिटीज बिटवीन फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल। तो दोनों में क्या क्या सिमिलर है? दोनों ही एनिमल्स अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते। सबसे पहला डिफरेंस दोनों में, सबसे पहली सिमिलैरिटी दोनों में यही है कि दोनों ऑर्गेनिज्म, चाहे फ्रॉग हो चाहे क्रोकोडाइल हो, दोनों कैसे हैं? जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ा तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर घटा तो बॉडी का टेम्परेचर घट जाएगा। बोथ आर पोइकिलोथर्मिक एनिमल, दैट इज कोल्ड ब्लडेड, ठीक है?
ठंडे खून वाले लोग हैं, जैसा बाहर चलता है वैसे ही अंदर चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और हम कौन है, मैमल्स कौन है, गर्म खून वाले लोग हैं, है ना। बाहर कुछ भी चल रहा हो, अंदर बॉडी के सब अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सिमिलैरिटी होती है बोथ आर ओविपैरस एनिमल्स। ओविपैरस एनिमल्स अभी बताया, ओ लगा है, यानी कि एग लेइंग एनिमल्स। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी बिटवीन टर्टल एंड पाइला। टर्टल और पाइला में भी कुछ एक जैसा कैरेक्टर देखा जाता है, यानी कि वो भी कैसे होते हैं, वो भी वो भी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है, बाहर टेम्परेचर बढ़ा, इनका टेम्परेचर बढ़ गया, बाहर टेम्परेचर घटा, इनका टेम्परेचर बढ़ गया, घट गया। तो पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। बोथ आर ओविपैरस एनिमल, और इनमें भी एग लेइंग कैपेसिटी होती है, बोथ ऑफ देम ले एग। That is all about the similarities between these animals, apes or mammals, frog or crocodile, turtle and paila. Easy. Now see, question number 11 says name. हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और इन ऑप्शंस के हमको नाम बताने हैं। पहला ऑप्शन है लिम्बलेस एनिमल। लिम्बलेस एनिमल किसको बोला जाता है, तो लिम्बलेस एनिमल का मतलब क्या है पहले तो वो समझो। जिसके पास लिम्ब ना हो उसको बोलते हैं लिम्बलेस एनिमल। तो लिम्बलेस एनिमल जो है, जिसके पास लिम्ब नहीं है, वो कौन है, वो है इक्थायोफिस। इक्थायोफिस ये हमने अपने वेरी शॉर्ट आंसर्स में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। लिम्बलेस एनिमल होता है इक्थायोफिस, राइट। देन कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन होता है और वार्म ब्लडेड एनिमल कौन होता है। अब जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूं आप वही एग्जाम्पल बताएं। आप किसी भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल का एग्जाम्पल बता सकते हो, यानी कि कोई ऐसा एनिमल जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाता, जैसा एनवायरनमेंट में होता है वैसे ही वो भी कर लेता है। और वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है, जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सके। तो कौन सा है जो कोल्ड ब्लडेड है, तो मैंने अगर ले लिया कि चलो स्टिंगरे जो है वो कोल्ड ब्लडेड है, और वार्म ब्लडेड में हम कोई भी मैमल ले सकते हैं। सपोजिंगली मैंने मंकी ले लिया, तो मंकी जो है वो कैसा है, वो है वार्म ब्लडेड। एनिमल पोजेसिंग ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन किसके पास होती है, स्नेक्स में, कोबरा के पास, ठीक है। तो कोबरा जो है उसके पास कैसी स्किन होती है, ड्राई और कॉर्निफाइड, यानी कि जहां पर वो मिलते हैं, स्केल्स मिलते हैं, ठीक। एनिमल्स हैविंग कैनाल सिस्टम एंड स्पिक्यूल्स। कैनाल सिस्टम और स्पिक्यूल्स जिनमें प्रेजेंट हो, तो कैनाल सिस्टम क्या होता है, जिसमें वाटर फ्लो कर सके, और स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स जो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल जिसके पास कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है। तो कैनाल सिस्टम कहाँ देखा जाता है, कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस में देखा जाता है, ठीक है। एनिमल्स विथ नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है, नीडोब्लास्ट जो सेल है, नीडोब्लास्ट टाइप का जो सेल है वो कौन से एनिमल्स में देखा जाता है, तो नीडोब्लास्ट देखा जाता है, नीडोब्लास्ट देखा जाता है हाइड्रा में। That's it. That is all about the answer to this question. आइए चेक कर लेते हैं। Limbless animal is ichthyophis. Cold blooded animal is trigon या फिर stingray. Warm blooded animal is monkey or macaca. Animal possessing dry and cornified skin is naja, which is a cobra. Animal having canal system and spicule is euspongia, जो एक बाथ sponge है, right? Animal with nidoblast is the hydra. So these are the examples how you will learn, which is again going to help you in your competitive exams. इसको मैं बार बार क्यों बोलती हूँ, क्योंकि वहां वो बहुत जरूरी है अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है वाइविपैरस एनिमल। वाइविपैरस मतलब द वन विच गिव्स बर्थ टू यंग वन, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सीधे अपने यंग वन को जन्म दे सकता है। नेक्स्ट, अ फिश पोजेसिंग पॉइजनस स्टिंग, जिसमें पॉइजन यानी कि जहरीला स्टिंग, जहरीला डंक हो। अ फिश पोजेसिंग इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कौन सी फिश है जिसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन है। फिर पूछा गया है ऑर्गन जिसके पास रेगुलेट कर सके बायंसी, कौन सा ऑर्गन बायंसी रेगुलेट करता है, एयर ब्लैडर करता है,
ठीक है, अभी हमने देखा था कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्ट्रिक थाइज में एयर ब्लैडर जो ऑस्टियोथाइज में प्रेजेंट थे। एनिमल विच एक्सिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी क्या होता है, एसेक्सुअली, सेक्सुअली, पॉलिप, मेड्यूसा, याद आ गया? ओके वही यहां मैंने खैर आंसर ही बता दिया। ओवीपैरस एनिमल विथ मैमरी ग्लैंड, ओवीपैरस यानी एग लेइंग एनिमल, लेकिन जिसके पास मैमरी ग्लैंड यानी कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड प्रेजेंट हो। तो हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं बताने। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे वाइवीपैरस एनिमल की। सो वाइवीपैरस एनिमल कोई भी हो सकता है विच कैन गिव राइज टू यंग वन। सपोजिंगली यहां पर मैंने ले लिया लायन, इट कैन गिव राइज टू यंग वन। एग ले करने की जरूरत तो नहीं है, नहीं है, वेरी गुड। अ फिश पोजेसिंग पॉइजनस स्टिंग, पॉइजनस यानी कि जहरीला डंग किसके पास होता है, जहरीला डंग होता है स्टिंगरे के पास, स्टिंगरे के पास। फिश पोजेसिंग इलेक्ट्रिक ऑर्गन, टॉर्पेडो नाम की फिश होती है, टॉर्पेडो नाम की फिश होती है जिसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन यानी कि वो मसल जो इलेक्ट्रिक वेव्स प्रोड्यूस कर सके, और वो भी बहुत हाई नहीं होती है, छोटी मोटी होती है ताकि अपने दुश्मन को वो मार सके। उसके बाद ऑर्गन विच रेगुलेट्स बायंसी इज एयर, एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर क्या करता है, फिशेस में बॉडी की बायंसी यानी कि बैलेंस मेंटेन करके रखता है और फिश को डूबने नहीं देता। एनिमल विच एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज ओबेलिया, जिसमें देखा जाता है पॉलिप और मेड्यूसा। ओवीपैरस एनिमल विथ मैमरी ग्लैंड, कौन सा वाला ऐसा एनिमल है जो ओवीपैरस भी है यानी कि एग लेइंग भी है और उसके पास मैमरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है यानी कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। इट इज प्लैटिपस। प्लैटिपस नाम का ऑर्गेनिज्म होता है जो ओवीपैरस भी होता है और मैमरी ग्लैंड्स भी होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आइए चेक कर लेते हैं। अ वाइवीपैरस एनिमल इज पैंथेरा, लियो और लायन। ट्राई करिएगा कि आप साइंटिफिक नेम भी लिख पाएं और कॉमन नेम भी लिख पाएं, ठीक है। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई एक नाम भी चलेगा, जो भी आप याद रख सकते हो। अ फिश पोजेसिंग पॉइजनस स्टिंग इज ट्राइगन और स्टिंगरे। अ फिश पोजेसिंग इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज टॉर्पेडो। ऑर्गन विच रेगुलेट्स बायंसी इज एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर बायंसी मेंटेन करता है। एनिमल विच एग्जिबिट ऑल्टरनेशन इज इन जनरेशन इज ओबेलिया। ओवीपैरस एनिमल जिसके पास मैमरी ग्लैंड हो वो कहलाता है एकिडना या फिर प्लैटिपस। दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स आर गिवन बिलो। अलग अलग एनिमल के नाम दिए हुए हैं और उनके रिस्पेक्टिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिए हुए हैं। चूज करेक्टली एंड राइट इन स्पेस प्रोवाइडेड। हमें चूज करना है करेक्टली कौन सा किसका है और फिर बताना है। एनिमल्स के नाम हैं बैलेनोग्लॉसस, लीच, लोकस्ट, लिवर फ्लूक, सी अर्चिन एंड पाइला। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिए हैं मेटानेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, फ्लेम सेल, एब्सेंट, माल्पीजियन ट्यूब्यूल एंड प्रोबोसिस ग्लैंड। तो यहाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी यूनिट दी गई है और यहाँ एनिमल दिए गए हैं और हमें इनको करना है मैच। तो हाउ विल यू मैच? व्हाट अबाउट बैलेनोग्लॉसस? बेलेनोग्लॉसस जो होते हैं उनके पास कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है? बेलेनोग्लॉसस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है प्रोबोसिस ग्लैंड। लीच के पास कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है? लीच के पास होते हैं नेफ्रीडिया, तो लीच के पास होते हैं नेफ्रीडिया। लोकस्ट के पास कौन सा वाला ऑर्गन एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होता है? तो लोकस्ट के पास प्रेजेंट होता है माल्पीजियन ट्यूब्यूल। लिवर फ्लूक के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो प्रेजेंट है वो कहलाता है फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अलग कलर से मार्क कर लेना। तो लिवर फ्लूक के पास प्रेजेंट होते हैं फ्लेम सेल्स। सी अर्चिन जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो सी अर्चिन के पास हम ले जाएंगे एब्सेंट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। पाइला जो होता है उसके पास एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होता है मेटानेफ्रीडिया। दैट इज ऑल अबाउट द मैचिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। आइए हम इसका आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं। बैलेनोग्लॉसस के पास प्रोबोसिस ग्लैंड, लीच के पास नेफ्रीडिया, लोकस्ट के पास होता है माल्पीजियन ट्यूब्यूल, लिवर फ्लूक के पास होता है फ्लेम सेल्स, सी अर्चिन के पास कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता और पाइला के पास होता है मेटानेफ्रीडिया। That is all about the answer to this particular question. With this we have completed all the short answer type question for the chapter Animal Kingdom.
आगे हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं इसी चैप्टर के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व। तो मेरे साथ बने रहना है आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर। और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैग्नेट ब्रेन्स ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने आपकी सुविधा के लिए सारे वीडियोस को चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज अरेंज करवाया है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका नाम क्या है? ऑफिशियल वेबसाइट इज www.magnetbrains.com। और यही नहीं, इसे आप प्ले स्टोर पे अवेलेबल ऐप में भी ढूंढ सकते हैं, जो प्ले स्टोर पर मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से आपको इजीली मिल जाएगी, और जिससे आप अपने सिलेबस की पढ़ाई बिल्कुल आसानी से बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। करना क्या होगा? टाइप करिए ऊपर www.magnetbrains.com, इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम जैसे हम पढ़ रहे हैं उस पर क्लिक करना, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी दिख जाएगा, उसी में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे क्लिक करना। सब टीचर्स के अपने अपने सब्जेक्ट्स के साथ आपको इमेजेस दिख जाएंगे। बायोलॉजी पढ़ने के लिए वॉच नाउ पर क्लिक करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे एक ऐसा पेज ओपन होगा, और उस पेज पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, दिस कोर्स कवर्स दी फॉलोइंग, क्या क्या है, और फिर नीचे दिया हुआ है वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। यहाँ सीक्वेंस में आप चैप्टर वाइज वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं और पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। यही नहीं, जैसे आप उसको प्ले करोगे वॉच नाउ पे, तो इस तरीके से वीडियो जो है वो चलने लगेगा, और ये बिल्कुल सीक्वेंस में अवेलेबल है, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अदर थिंग इज, जैसे आप अपनी पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन्स के साथ करते हैं इंग्लिश मीडियम से, वैसे ही हिंदी मीडियम वाले अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उन्हें भी सजेस्ट कीजिए, दे कैन ऑल्सो स्टडी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, और उनको बताइए कि इसको सब्सक्राइब करने का क्या फायदा होगा, कि उनका कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो मिस नहीं होगा। विद दिस, क्या आपने किया इसे सब्सक्राइब? तो कर लीजिए, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ना कोई फीस देनी है, ना कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। आज का ये सेशन अगर आपको पसंद आया है, सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप सब चीज से अपडेटेड रहें, और शेयर कर दीजिए इसे अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।